कॉन्स्टिट्यूशन। इस पार्लियामेंट ने क्या बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन। और ये पार्लियामेंट कहाँ पे बनी थी? फ्रैंकफर्ट। कौन सी चर्च थी? सेंट पॉल। ठीक है। जर्मन के यूनिफिकेशन का पहला फेज क्या था? जर्मन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने क्या बनाई? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कहाँ पे बनाई उन्होंने? फ्रैंकफर्ट। और वहां पे उन्होंने अपना क्या बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्या चाहिए थी? अप्रूवल। कॉन्स्टिट्यूशन क्या चाहिए थी? अप्रूवल। तो जितनी भी जर्मन स्टेट्स थी, सबसे बड़ी कौन सी थी? प्रशिया। सबसे बड़ी कौन सी थी? प्रशिया। ठीक है। तो ये अप्रूवल लेने के लिए किसके पास गए? प्रशिया के किंग के पास, फ्रेडरिक विलियम। ठीक है। अब जो किंग था, किंग ने वो क्या कर दिया? डिनाई। ठीक है। तो किंग ने, उसको खतरा था कि भाई अगर इनको अप्रूवल दे दी, जो बाकी साथ वाले हैं वो भी आ जाएंगे फिर अप्रूवल लेने के लिए। समझ लगी बात? ठीक है। तो अब ये जो सारी चीजें थी, वेंट इनटू वेन। ठीक है, सारा कुछ हो गया खत्म। ठीक है। अब इसमें क्या चीजें तुमको याद रखनी है? कहाँ पे बनी थी? फ्रैंकफर्ट। कौन सी चर्च थी? सेंट पॉल। ठीक है। और हमने एक चीज ऑफ करी थी, क्या? जर्मेनिया। ठीक है। जो सेंट पॉल चर्च थी वहां पे किसकी फोटो लगा रखी थी इन्होंने? जर्मेनिया। ठीक है। तो इनिशियली इन्होंने जर्मन की यूनिफिकेशन करने की कोशिश करी। ठीक है। बट ये सक्सेसफुल नहीं हो सकी। ठीक है। तो भाई अब दोबारा से क्या होएगा? अब दोबारा से हर जगह पे छोटे छोटे रिवॉल्ट्स होने स्टार्ट होंगे। ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स की अलग से यूनियंस बनेंगी, अपना जैसे हमने अमेरिकन रेवोल्यूशन में भी करा था, रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। ठीक है। अवेकनिंग हुएगी। ठीक है, लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करी जाएगी। कल हमने एक कॉन्सेप्ट करे थे, एक डेस्क वॉक और एक वॉक जीस्ट, है ना? तो इस तरह से कल्चर को प्रमोट करना शुरू करेंगे। ठीक है। तो इसमें जर्मन की यूनिफिकेशन का आर्किटेक्ट किसको बोला जाता है? बिस्मार्क। जर्मन की यूनिफिकेशन का आर्किटेक्ट कौन है? बिस्मार्क। ठीक है। तो अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट बंदा भी यही है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, रोल ऑफ बिस्मार्क। ठीक है, कि भाई बिस्मार्क का रोल क्या है? ठीक है, जर्मन की यूनिफिकेशन में। ठीक है। तो अब चीजों को ध्यान से समझना कि आगे क्या हो रहा है। ठीक है। सिंपल, पहला फेस हमने देखा, वो पूरा नहीं हो सका। प्रशिया के किंग ने अप्रूवल नहीं दी। ठीक है, तो वो खत्म हो गया। अब दोबारा से जर्मन की यूनिफिकेशन स्टार्ट हो रही है। ठीक है। अब उसको मेन लीड कौन कर रहा है? बिस्मार्क। ठीक है। बिस्मार्क बेसिकली था कौन? प्रशिया का चांसलर। ठीक है। बिस्मार्क कौन था? प्रशिया का चांसलर। ठीक है। तो बिस्मार्क वॉज क्लियर, ठीक है, कि भाई ऐसे प्यार से तो हमको यूनिफिकेशन नहीं होएगी, है ना? हमको लड़ाई तो करनी पड़ेगी। तो उससे पहले हमने एक चीज और देखी थी, क्या? वेना कांग्रेस। ठीक है। अब जो वेना कांग्रेस थी, ये कब हुई थी? नेपोलियन के हारने के बाद। ठीक है। अब इसके बाद जितनी भी ये सारी जर्मन स्टेट्स थी, ठीक है, ये सारी जर्मन स्टेट्स हैं, तो इस कांग्रेस में बोल दिया गया था कि इसका हेड कौन होएगा? ऑस्ट्रिया। जितनी भी जर्मन स्टेट्स हैं इनका हेड कौन होएगा? ऑस्ट्रिया। ठीक है। तो भाई बिस्मार्क वॉज क्लियर कि अगर हमको यूनिफिकेशन करनी है तो ऑस्ट्रिया को हराना पड़ेगा, है ना? एंड विच वॉज नॉट अ इजी टास्क। ठीक है, ऑस्ट्रिया को हराना इतना आसान नहीं था। ठीक है। तो तीन हर्डल्स थी। सबसे पहली क्या थी? ऑस्ट्रिया। दूसरी डेनमार्क। और तीसरी फ्रांस। ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, अभी समझ लो, लिखना बाद में, ठीक है? तो लिखवाऊंगा मैं डिटेल में। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस। ठीक है। तो भाई इसमें डेनमार्क को क्या बनाया गया? क्या होता है? प्यादा। इसको क्या बनाया गया? प्यादा। ठीक है। और ऑस्ट्रिया को क्या करा गया? डिसीव्ड। ठीक है, ऑस्ट्रिया को करा गया डिसीव्ड। ठीक है। तो अब कहानी ऐसे है, एक था अपना लंदन एग्रीमेंट। ठीक है। लंदन एग्रीमेंट
1852, लंदन एग्रीमेंट 1852। ठीक है, तो दो टेरिटरीज थी, एक तो थी अपनी हॉलस्टाइन, दूसरी थी अपनी शेल्सविग। हॉलस्टाइन और शेल्सविग। अब लंदन एग्रीमेंट में क्या था कि जो दोनों टेरिटरीज हैं, हॉलस्टाइन और शेल्सविग, ये किसकी प्रोटेक्शन के अंडर रहेंगी? डेनमार्क। ये किसकी प्रोटेक्शन के अंडर रहेंगी? डेनमार्क। ठीक है, तो ये था अपना लंदन एग्रीमेंट, जिसमें क्या था कि हॉलस्टाइन और शेल्सविग किसकी प्रोटेक्शन के अंडर रहेंगी? डेनमार्क। क्लियर? तो भाई अब ये जो था अपना बिस्मार्क, ठीक है, बिस्मार्क गया डेनमार्क के किंग के पास। ठीक है, तो बिस्मार्क वेंट टू डेनमार्क। ठीक है, अब इसने उसको जाके बोला कि ये आपकी प्रोटेक्शन में है, ठीक है, आप इन टेरिटरीज को कॉन्कर क्यों नहीं कर लेते? अगर कल का कोई भी बात होती है तो प्रशिया की आर्मी आपके साथ है। ठीक है, वो डेनमार्क को जाके बोल रहा है कि जी जी, जो दो टेरिटरीज आपकी प्रोटेक्शन में है, आप इनको कॉन्कर कर लो, कल को कोई भी दिक्कत होगी, प्रशियन आर्मी आपके साथ है। समझ लगी बात? ठीक है, तो अब जो डेनमार्क था, ठीक है, इसने लंदन एग्रीमेंट को ब्रीच कर दिया। ठीक है, एंड एक्वायर्ड बोथ द टेरिटरीज ऑफ हॉलस्टाइन और शेल्सविग। यहां तक क्लियर आई बात? समझ लगी सभी को? ठीक है, लंदन एग्रीमेंट में क्या था? हॉलस्टाइन और शेल्सविग किसकी प्रोटेक्शन में है? डेनमार्क। ठीक है, अब बिस्मार्क ने प्रवोक करा डेनमार्क को कि तू दोनों टेरिटरीज को कॉन्कर कर ले। ठीक है, तो डेनमार्क ने लंदन एग्रीमेंट को ब्रीच कर दिया। नेक्स्ट स्टेप, नाउ बिस्मार्क वेंट टू ऑस्ट्रिया। ठीक है, अब ये ऑस्ट्रिया के राजा को जाके बोल रहा है कि हु इज द प्रोटेक्टर। ठीक है, यहाँ का राजा कौन है? ठीक है, तो अगर ऑस्ट्रिया मना करेगा तो भी फंसेगा। उसने बोला कि ऑब्वियसली मैं ही हूँ, क्योंकि वेना कांग्रेस के बाद क्या हुआ था, ये सारी टेरिटरीज किसको दे दी गई? ऑस्ट्रिया को। ठीक है, तो वो बिस्मार्क बोल रहा है कि भाई डेनमार्क ने लंदन एग्रीमेंट को ब्रीच कर दिया। ठीक है, आपकी कोई अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, तो इसने बोला कि अब क्या करना चाहिए? इसने बोला कि अटैक करो। ठीक है, देन प्रशिया प्लस ऑस्ट्रिया अटैक्ड डेनमार्क। प्रशिया प्लस ऑस्ट्रिया अटैक्ड डेनमार्क। ठीक है, और डेनमार्क को पता भी नहीं था कि मेरे को क्यों पीट रहे हैं, क्योंकि किसने प्रवोक करा था? बिस्मार्क ने। अभी बिस्मार्क ही उसके अंगेज था। ठीक है, तो भाई अपना पहला चैलेंज क्या था? डेनमार्क, वो क्या हो गया? खत्म। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या याद रखनी है कि अब अपना बिस्मार्क प्रशिया, इसकी आर्मी कंबाइन किसके साथ लड़ रही है? ऑस्ट्रिया के साथ। ठीक है, तो इसने इसकी आर्मी की सारी स्ट्रेंथ और वीकनेस देख ली। ठीक है, बिस्मार्क ने ऑस्ट्रियन आर्मी की सारी स्ट्रेंथ और वीकनेस देख ली। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली इसका अगला टारगेट क्या था? ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो अब आगे क्या हो रहा है? आगे इनका एक गैंगस्टेन एग्रीमेंट हो रहा है। गैंगस्टेन एग्रीमेंट में क्या हो रहा है? दो टेरिटरीज थी, हॉलस्टाइन और शेल्सविग। ठीक है, तो अभी अपना जो प्रशिया है उसने हॉलस्टाइन रख लिया, और जो ऑस्ट्रिया है उसने शेल्सविग रख लिया। दोनों ने आपस में बांट ली। ठीक है, अब ऑस्ट्रिया ने क्या रख लिया? शेल्सविग। प्रशिया ने क्या रख लिया? हॉलस्टाइन। तो दोनों ने अपनी एक एक टेरिटरी बांट ली। ठीक है, अब देखो, डेनमार्क खत्म हो गया। अब अपना क्या बच रहा है? ऑस्ट्रिया। और दूसरा खतरा क्या था? फ्रांस। इस समय फ्रांस का एम्परर कौन था? नेपोलियन थ्री। ठीक है, इस समय फ्रांस का एम्परर कौन था? नेपोलियन थ्री। तो भाई नेपोलियन थ्री थोड़ा लालची टाइप का बंदा था। ठीक है, तो अब बिस्मार्क का नेक्स्ट टारगेट क्या था? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के ऊपर अटैक करना। बट उससे पहले वो थोड़ा प्रिपेयर होना चाह रहा था, है ना, वॉर के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रिया को हराना इतना इजी नहीं था। ठीक है, तो उसने नेपोलियन थ्री से बात करी कि भाई अगर मेरी उसके साथ लड़ाई होगी तो बीच में मत आना। ठीक है, और इसने इसको ऑफर्स कर दिए कि आफ्टर दी वॉर मैं तेरे को अच्छे अच्छे गिफ्ट दे दूंगा, जो भी तेरी डिमांड होगी उसको मैं पूरा कर दूंगा। एंड ही एग्रीड। ठीक है, उसके बाद बिस्मार्क ने क्या करा? ब्रीच गैंगस्टेन एग्रीमेंट। ठीक है,
तो ये जो ऑस्ट्रिया की टेरिटरी थी वो भी प्रशिया ने एक्वायर कर ली। ठीक है। अब ऑब्वियसली ऑस्ट्रिया प्रवोक होएगा। ठीक है। और उसके बाद ऑस्ट्रिया अटैक्ड प्रशिया। ऑस्ट्रिया अटैक्ड प्रशिया। ठीक है। उधर से ऑस्ट्रिया के जो भी अलाइज थे उनकी सपोर्ट नहीं आई। ठीक है। तो प्रशिया ने ऑस्ट्रिया को हरा दिया। रशिया ने ऑस्ट्रिया को हरा दिया। ठीक है। तो भाई अब अपना दूसरा चैलेंज क्या था? ऑस्ट्रिया, वो भी खत्म। ठीक है। ये भी हो गया अपना खत्म। अब बचा कौन? फ्रांस। अब अगला टारगेट क्या था इसका? फ्रांस। तो अब इस समय पे दो पावर्स और एक्टिव थी, ब्रिटेन और रशिया। ठीक है। दो साइड पे और थी, ब्रिटेन और रशिया। बट उनको पता ही नहीं चलेगा कि कब इसने यूनिफिकेशन पूरी कर दी। ठीक है। तो वो एक तरह से अंधेरे में ही रहेंगे कि एकदम से क्या हो गया। ठीक है। अब जो दो मेजर चैलेंजेस थे, डेनमार्क और दूसरा ऑस्ट्रिया, दोनों खत्म हो चुके। अब थर्ड क्या बचा? फ्रांस। अब फ्रांस का जो नेपोलियन था अपना, ठीक है, अब इसने नेपोलियन से क्या प्रोमिस करे थे? गिफ्ट्स, है ना, कि जो भी चाहिए दे। ठीक है। तो बिस्मार्क ने बोला कि भाई तेरे को जो जो चाहिए तो मेरे को लिख के दे दे। ठीक है। जैसे इसने नेपोलियन ने डिमांड करी ब्रसल्स की, कि मेरे को ब्रसल्स की टेरिटरी चाहिए। ठीक है। तो ब्रसल्स किसके अंडर कंट्रोल में था? ब्रिटेन। ब्रसल्स किसके कंट्रोल में था? ब्रिटेन। तो भाई नेपोलियन थ्री ने ब्लंडर करा, उसने सारा कुछ लिख के किसको भेज दिया? बिस्मार्क। ठीक है। जैसे मेरे को क्या चाहिए? ब्रसल्स। ठीक है। तो बिस्मार्क ने वो चिट्ठी किसको दिखा दी कि भाई मेरे से वो ये चीजें मांग रहा है, अब बताओ मैं क्या करूं। क्लियर? ठीक है। तो जो यूरोपियन काउंसिल थी, जो इसके रिटर्न में सारी डिमांड्स आई थी, वो बिस्मार्क ने किसको दिखा दी? ब्रिटेन को। ठीक है। कि भाई मैं तो देना नहीं चाहता, मेरे को फोर्स कर रहा है वो कि आप मेरे लिए लड़ो और मेरे को ब्रसल्स दो। ठीक है। तो अब नेपोलियन थ्री ट्रबल में ऑब्वियसली आएगा। ठीक है। और दूसरा काम इसने क्या करा? ये बिस्मार्क कभी भी खुद अटैक नहीं करता था, ये दूसरे बंदे को प्रवोक करता था कि आओ मेरे साथ लड़ो। ठीक है। तो दूसरा काम इसने क्या करा? अब फॉरेन एम्बेसडर समझते हो क्या होते हैं? जैसे अपने भी दूसरे देशों में बैठे हैं, दूसरे देशों के भी अपने में आए बैठे हैं। अगर फॉर अभी मान लो कि बांग्लादेश में अमेरिका के एम्बेसडर्स बैठे हैं। ठीक है। अगर उनको कुछ हो जाए तो बांग्लादेश आपको अगले दिन मैप में नहीं दिखेगा। डन। ठीक है। तो इसने एक अफवाह उड़वा दी बिस्मार्क ने कि प्रशिया में जितने भी फ्रांस के एम्बेसडर्स बैठे थे उनको मार दिया गया। प्रशिया में जितने भी फ्रांस के एम्बेसडर्स बैठे थे उनको मार दिया गया, जेल में डाल दिया गया। ठीक है। तो जिससे नेपोलियन थ्री प्रवोक हुआ और उसने किसके ऊपर लड़ाई छेड़ दी? प्रशिया के ऊपर। नेपोलियन थ्री डिक्लेयर्ड वॉर ऑन प्रशिया एंड दैट वाज द एंड ऑफ नेपोलियन थ्री। ठीक है। एंड दिस कंप्लीट द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ठीक है। तो ये था अपना ऑटोवन बिस्मार्क। ठीक है। मतलब जर्मन की यूनिफिकेशन करना कोई आसान काम नहीं था, बट इसने अपने दिमाग के साथ यूनिफिकेशन सारी कंप्लीट करी। और दूसरी तरफ कौन बैठा है अपना? रशिया और ब्रिटेन। ठीक है। ये डार्कनेस में ही रही, इनको पता ही नहीं चला कि भाई क्या होगा इनके साथ। ठीक है। उधर से उसने उसकी यूनिफिकेशन पूरी कर दी। ठीक है। इसलिए अपन दो बैटल्स करेंगे, सडोवा की बैटल करेंगे। ठीक है। लिंक्ड विद इटालियन रेवोल्यूशन, सॉरी इटालियन यूनिफिकेशन। ठीक है। वो भी यूनिफिकेशन हम आज करेंगे, इटली की भी और जर्मनी की भी। क्लियर? बात समझ लग गई? ये सारा एपिसोड सबको क्लियर? किसी को कोई डाउट? ठीक है। तो तीन देश थे अपने, जिस आपको एक लंदन एग्रीमेंट याद रखना है, बैटल ऑफ सदोवा आपको याद रखनी है, बैटल ऑफ सदान याद रखनी है, दो तीन बैटल्स याद रखनी है। ठीक है। और रोल ऑफ बिस्मार्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब जब बिस्मार्क प्रशिया में एज अ चांसलर आया, ठीक है, अब जो हम अम्बेसडर की बात कर रहे हैं, बेसिकली जो बिस्मार्क था वो फ्रांस में अम्बेसडर था। ठीक है। तो उसने प्रशिया के किंग को चिट्ठी लिखी थी कि भाई अगर यूनिफिकेशन करनी है आप मेरे को बुलाओ,
ठीक है, कि प्यार से यूनिफिकेशन नहीं होएगी। ठीक है, जब तक ऑस्ट्रिया पीछे नहीं हटेगा यूनिफिकेशन नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब लड़ाई करने से पहले क्या चीज जरूरी होती है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, ये एक बेसिक रूल होता है कि भाई जब तक आपके देश की इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है आप लड़ाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब जैसे बांग्लादेश है फॉर एग्जांपल, वो लड़ाई नहीं कर सकता क्योंकि उसके देश की इकोनॉमी मतलब स्टेबल नहीं है। ठीक है, कि वो वॉर को झेल सके। ठीक है, तो सबसे पहले जो बिस्मार्क है वो रशिया की क्या चीज स्ट्रांग करेगा? इकोनॉमी। ठीक है, जैसे यहाँ पे इंपीरियल बैंक्स लगेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इंडस्ट्रीज होगी, उन सारी चीजों के ऊपर काम करना शुरू करेगा। ठीक है, उसके बाद ये किसके ऊपर जाएगा? डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस, विच कंप्लीट्स द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मन। ठीक है, तो बिस्मार्क के ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, जैसे कि मैंने आपको एक रोल ऑफ अब्राहम लिंकन पहले लिखवाया था, तो ये मैं तुम लोगों को डिक्टेट करूंगा ताकि इन केस क्वेश्चन आता है तुम उसको एज इट इज ही, तुम्हारी काफी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, वो जो जैसी लाइंस या जैसी वर्डिंग्स यूज करनी है। ठीक है, तो पहला मुद्दा क्या है कि कहानी क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट? डन। ठीक है, तो अब हम थोड़ा पीछे से एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। 1815 में क्या हो रही है अपनी? बैटल ऑफ 1815 में हो रही है अपनी बैटल ऑफ वाटरलू। अब यहाँ पे कौन थे? कंजर्वेटिव्स। यहाँ पे कौन थे? कंजर्वेटिव्स वर्सेस नेपोलियन। कंजर्वेटिव्स वर्सेस नेपोलियन। कंजर्वेटिव कंट्री कौन कौन सी थी? ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया। ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया। एंड दे डिफेटेड नेपोलियन इन द बैटल ऑफ वाटरलू। ठीक है, क्योंकि नेपोलियन क्या लेके आ रहा था? लिबरलिज्म। नेपोलियन क्या ला रहा था? लिबरलिज्म। और यहाँ पे ये जो कंजर्वेटिव थे वो चेंज नहीं चाहते थे। ठीक है, वो क्या चाह रहे थे कि भाई दोबारा से जो मोनार्की है वो ही एस्टेब्लिश हो जाए। ठीक है, अब फ्रांस में कौन रूल कर रहा था? नेपोलियन। ठीक है, तो भाई ये जब वॉर खत्म हुई उसके तुरंत बाद क्या हो रही है अपनी? वेना कांग्रेस। उसके तुरंत बाद क्या हो रही है अपनी? वेना कांग्रेस। तो वेना कांग्रेस में वो क्या कर रहे हैं? सबसे पहला स्टेप, फ्रांस में दोबारा से क्या लेके आ रहे हैं? बॉर्बन डायनेस्टी। ठीक है, यानी कि नेपोलियन के पहले वहां पे कौन राजा था? लुई 16। तो दोबारा से उसी को ही, उसी का भाई क्या कौन लगा दिया इन्होंने? लुइस फिलिप। यानी कि दोबारा से इन्होंने ओल्ड ऑर्डर एस्टेब्लिश फ्रांस में कर दिया। ठीक है, और जैसे कि ये फ्रांस है, इसके साथ के जितनी भी नेबर कंट्रीज है वहां पे इन्होंने अपना कब्जा कर लिया ताकि दोबारा से फ्रांस रिपब्लिक ना हो सके। ठीक है, यानी कि यूरोप में किसी भी तरह का ऐसा ऑर्डर ना आए। ठीक है, और तीसरी चीज जो मैंने बताई कि भाई अब यूरोप पे किसका कब्जा आ जाएगा? ऑस्ट्रिया का। ठीक है, क्योंकि नेपोलियन ने कॉन्फेडरेशन बनाई थी जर्मन के कितनी स्टेट्स की? 39। ठीक है, नेपोलियन ने 39 स्टेट्स की कॉन्फेडरेशन बनाई थी। किसकी? जर्मनी की। इसका हेड किसको बनाया गया? ऑस्ट्रिया को। ठीक है, इसका हेड कौन बना? ऑस्ट्रिया। ठीक है, यहां तक बेटा क्लियर सभी को? ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा था कि दोबारा से नेशनलिज्म स्टार्ट हो गया था। ठीक है, अब जैसे कि ये अब किसका रूल आ गया? कंजर्वेटिव्स का। अब किसका रूल आ गया? कंजर्वेटिव्स का। ठीक है, अब कंजर्वेटिव्स ने दोबारा से लोगों को सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया और बेसिकली क्या लगा दी थी? सेंसरशिप। अब सेंसरशिप में वो गवर्नमेंट के बारे न्यूज़पेपर में नहीं लिख सकते, किसी भी बुक्स में नहीं लिख सकते, और किसी भी प्ले में भी नहीं लिख सकते। ठीक है, ये कुछ देखा। ठीक है, अब क्या हो गया आगे? नेक्स्ट क्या था अपना? रेवोल्यूशनरीज। ठीक है, अब सभी को इन्होंने सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया। अब इसमें से ये सारी पब्लिक है, ठीक है, इनको क्या कर रहे हैं? ये सप्रेस। अब इसमें से ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना? ये चाहते हैं कि भाई हम रेवोल्यूशन को आगे लेके जाएं, रेवोल्यूशन को आगे लेके जाएं। तो ये ओपनली तो मिल नहीं सकते, तो इन्होंने क्या फॉर्म करी?
सीक्रेट सोसाइटीज, इन्होंने क्या ओपन करी? सीक्रेट सोसाइटीज, ठीक है। तो सीक्रेट सोसाइटीज में ये मिला करते थे, सारी प्लानिंग प्लॉटिंग किया करते थे कि रेवोल्यूशन को आगे कैसे लेके चलना है, ठीक है। तो सीक्रेट सोसाइटीज में अपना इंपॉर्टेंट बंदा कौन है? मैजनी, ठीक है। मैजनी ने दो बनाई, कौन कौन सी? यंग इटली और यंग यूरोप। और यंग इटली जो अपन इटालियन की यूनिफिकेशन करेंगे, है ना, उसमें काफी रोल प्ले करेगी, ठीक है, जो यंग इटली थे, ठीक है। तो एक तरह से सीक्रेट सोसाइटीज बननी स्टार्ट हो गई। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था? अब लोगों को अपने साथ जोड़ना है, ठीक है। तो इन्होंने किसको प्रमोट करा? अपने कल्चर को, ठीक है। तो कल्चर को प्रमोट करके जैसे क्या, अपने क्या होगी? पोइम्स हो गई, स्टोरीज हो गई, म्यूजिक हो गया, प्लेज हो गए, ठीक है। इससे उन्होंने अपने कल्चर को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया, ताकि लोगों में एक यूनिफाइड आ जाए, ठीक है। मतलब लोग इकट्ठे होके मतलब लड़ने के वो हो जाए कि भाई हमको अपने देश के लिए अब लड़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहाँ पे हो रही थी? यूरोप में, ठीक है। इसके बाद आगे हमने क्या पढ़ा? एजिस ऑफ रेवोल्यूशन, एजिस ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। तो उसमें किसकी बात करेंगे सबसे पहले? जर्मनी की। किसकी बात करेंगे? जर्मनी की, है ना। तो हमने कल एक चीज देखी थी, ये क्या है? अपनी जर्मेनिया, ठीक है, ये जर्मनी है। और ये है अपनी सेंट पॉल चर्च। तो जर्मन के जितने भी लोग थे, सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए, ठीक है। और इन्होंने बोला कि हम क्या बनाएंगे? जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब जर्मन की जितनी भी स्टेट्स थी, सबसे बड़ी कौन सी थी? प्रशिया, ठीक है। तो इनको प्रशिया की वैलिडेशन चाहिए थी, ठीक है। बट प्रशिया का किंग कौन था? फ्रेडरिक विलियम, ठीक है। फ्रेडरिक विलियम ने इनका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। बट इसमें आपको क्या चीजें याद रखनी है? फ्रैंकफर्ट याद रखना है, सेंट पॉल याद रखना है, और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बना था। और अपना क्या याद रखना है? जर्मेनिया, ठीक है। अब ये जो चर्च है ना, चर्च के सेंटर में ये रही, मतलब जो अपनी पार्लियामेंट थी, है ना, पार्लियामेंट के बिल्कुल सेंटर में एक इमेज लगी हुई थी, जिसको क्या बोलते हैं? जर्मेनिया। तो जर्मेनिया की इमेज तुम लोगों ने देखी है कैसी है? ऐसे खड़ी है, ठीक है। बट बाद में उसको एक आर्टिस्ट ने पोर्ट्रे करा है कि भाई जब किंग ने मना कर दिया, ठीक है, तो वो बेचारी जमीन पे गिर गई, जो उसके हाथ में चीजें पकड़ी हुई हैं वो इधर उधर, ठीक है। ये किसकी फोटो लगी हुई है? जर्मेनिया की। ये किसकी फोटो है? जर्मेनिया की। और ये जो सारे बैठे हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। तो ये क्या था? फर्स्ट फेज ऑफ यूनिफिकेशन। सेकंड फेज हमने कौन सा करा? बिस्मार्क, ठीक है। अब दूसरा क्या होएगा? बिस्मार्क का क्या रोल होएगा इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? अब दोबारा से प्रशियन किंग ही इनिशिएटिव लेगा, ठीक है, जर्मन का यूनिफिकेशन करने का, ठीक है। प्रशियन किंग इनिशिएटिव लेगा जर्मन का यूनिफिकेशन करने का। और करेगा कौन उसका? चांसलर। चांसलर कौन था? अपना ऑटोवन बिस्मार्क, ठीक है। बिस्मार्क की दो ही हॉबीज हुआ करती थी, एक तो घोड़ा, घोड़सवारी, और दूसरा वो चेस खेला करता था। चेस भी अपने आप से, किसी और से नहीं। और कई बार हार भी जाता था, ठीक है। हाँ, तुम भी लूडो खेलते होगे। हाँ, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल था थोड़ा, दिमाग तुमने उसका देख लिया, है ना, कि कैसे उसने सारी गेम चेंज कर दी थी। क्लियर? तो करें स्टार्ट।
रोल ऑफ बिस्मार्क। करें अपना, लिखो, एज बिस्मार्क वॉज क्लियर, एज बिस्मार्क वॉज क्लियर अबाउट हिज ऑब्जेक्टिव, एज बिस्मार्क वॉज क्लियर अबाउट हिज ऑब्जेक्टिव दैट दैट war with war with Austria, that war with Austria is necessity for German unification, for German unification. So he started he started taking steps taking steps to fulfill his objectives. He started taking steps to fulfill his objectives. तो पहला क्या था? नंबर वन, इकोनॉमिक कम मिलिट्री एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक कम मिलिट्री एम्पावरमेंट ऑफ प्रशिया। ठीक है, अंडर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, अंडर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट स्टेप्स, पहला गया था जैसे इंपीरियल बैंक, पहला क्या था? इंपीरियल बैंक। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, इंपीरियल बैंक, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्शन और स्टेट सोशलिज्म, प्रोडक्शन और स्टेट सोशलिज्म। क्लियर? ठीक है, तो एक इसने सबसे पहले इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या ओपन करा? बैंक। ठीक है, और किस पे फोकस करा? इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। और तीसरा क्या कहता? प्रोडक्शन। देखो भाई, जो भी हमने ये लड़ाई प्रोसेस देखा, रोल ऑफ बिस्मार्क हमने, ठीक है, तो ये एक दो साल का नहीं था, इसको पूरे 60 साल लगे थे। ठीक है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट से स्टार्ट होके जब 1870 में यूनिफिकेशन कंप्लीट हो रही है, तो अप्रोक्स अपनी 1863 में स्टार्ट हो रही है और 1870 पे खत्म हो रही है। ठीक है, तो ये टोटल जो प्रोसेस था वो था अपना 60 साल का। ठीक है, तो इसमें जो जिस पे ऊपर उसने सबसे ज्यादा एम्फोसिस करा वो क्या था? अपना स्टेट सोशलिज्म। वो क्या था? अपना स्टेट सोशलिज्म। ठीक है, तो सोशलिज्म का मतलब क्या होता है? स्टेट सोशलिज्म का क्या मतलब हुआ?
सोसाइटी वाला सोशलिज्म नहीं है ये। अब जितनी भी अपने क्या है, जितने भी क्या है अपने, मतलब वो सारा कुछ किसके हाथों में हो, लोगों के हाथों में। ठीक है, इन शॉर्ट जितने भी क्या है बिजनेस, ठीक है, वो सारे क्या हो गवर्नमेंट, ना कि क्या हो प्राइवेट। ठीक है, बेसिकली होती है अपनी कौन सी सोसाइटी, कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट में क्या हो गया कि भाई ये काफी सारी इंडस्ट्री है और एक बंदा उसको ओन कर रहा है। जैसे अपना आज के समय पे अंबानी हो गया, अडानी हो गया, वो क्या है कैपिटलिस्ट। दूसरा क्या हो गया अपना सोशलिज्म, जहां पे कुछ भी प्राइवेट नहीं है, सारा कुछ क्या है गवर्नमेंट का। ठीक है, तो इसने किस चीज के ऊपर एम्फोसिस करा, सोशलिज्म के ऊपर। ठीक है, इसको इस समय पे लोगों की सपोर्ट की जरूरत थी। ठीक है, और बेसिकली ये लोगों को एम्पावर करना चाह रहा था इस समय पे। ठीक है, और एम्पावरमेंट कैसे आएगी, जब उनके हाथ में पावर आएगी और उनके पास खुद की अथॉरिटी होगी काम करने के लिए। ठीक है, तो रशियन रेवोल्यूशन किसके अगेंस्ट हुआ था, कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अगेंस्ट। ठीक है, अब रशियन रेवोल्यूशन का हीरो कौन है अपना, लेनिन। हाँ, लेनिन को कौन फॉलो करता था, भगत सिंह। तो जो भगत सिंह की फेमस कोट है कि इंडिया इस समय क्या बनी हुई है, एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी। अगर हमको ऐसे इंडिपेंडेंस मिली तो अमीर और अमीर होएगा, गरीब और गरीब होएगा। ठीक है, इसलिए जो पावर है वो किसके हाथ में होनी चाहिए, लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, यानी कि किसको अपोज कर रहा था वो, प्राइवेटाइजेशन को, कि प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले उसने किसके ऊपर काम करा, इकोनॉमिक्स के ऊपर। ठीक है, और दूसरा लिखो अपना एंटरप्रेन्योरमेंट पॉलिसी। एंटरप्रेन्योरमेंट पॉलिसी, डेनमार्क, फ्रांस और ऑस्ट्रिया। डेनमार्क, फ्रांस और ऑस्ट्रिया। ठीक है, डेनमार्क क्या बना था, प्यादा। ठीक है, और विक्टिम कौन था अपना, विक्टिम कौन बना, ऑस्ट्रिया। फ्रांस हो गया डिसीव्ड, फ्रांस हो गया अपना डिसीव्ड, यानी कि उसको खत्म कर दिया। फ्रांस हो गया अपना डिसीव्ड। डन। ठीक है, तो सारा कुछ कहां से स्टार्ट हो रहा है, लंदन एग्रीमेंट में। ठीक है, लंदन एग्रीमेंट में डेनमार्क करेगा उसको ब्रीच। उसके बाद अपना ऑस्ट्रिया और प्रेशिया अटैक्ड डेनमार्क। ठीक है, उसके बाद प्रशिया और ऑस्ट्रिया के बीच में लड़ाई होगी, तो फाइनली अपना कौन जाएगा, फ्रांस। ठीक है, तो अब अपन डिटेल में सारा करते हैं। ठीक है, लिखो, बाय द लंदन एग्रीमेंट ऑफ 1852, बाय द लंदन एग्रीमेंट ऑफ 1852, हॉलस्टाइन, HOLSTINE, हॉलस्टाइन एंड शेल्सविग, हॉलस्टाइन एंड शेल्सविग
was under the protection of was under the protection of Denmark. Was under the protection of Denmark, है ना. Later on, later on, Denmark, later on, Denmark violated the agreement, violated the agreement, and and incorporated and incorporated both the territories and incorporated both the territories. तो 1820 में क्या हुआ, लंदन एग्रीमेंट. उसके बाद डेनमार्क ने क्या कर दिया, वायलेट. सॉरी 1852. 1852 में क्या हुआ अपना लंदन एग्रीमेंट, उसके बाद क्या कर दिया इसने, वायलेट. नेक्स्ट लिखो. दिस लेड टू दी this led to the combined attack of Prussia and Austria. This led to the combined attack of Prussia and Austria, and Denmark was defeated. And Denmark was defeated. डन. अब यहां पे क्या हो गया अपना, डेनमार्क डिफीटेड, है ना. बट इसकी इंपॉर्टेंट आउटकम क्या थी, इसकी इंपॉर्टेंट आउटकम क्या थी कि बिस्मार्क ने इसकी आर्मी की स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों जान ली थी. लिखो नेक्स्ट लाइन. ड्यूरिंग द वॉर, बिस्मार्क ड्यूरिंग द वॉर बिस्मार्क get idea of the weakness and strength of Austrian army. और अगला कौन सा हुआ इनका, गैंस्टेन एग्रीमेंट. गैंस्टेन एग्रीमेंट जिसमें क्या बताया था कि प्रशिया के अंडर कौन रहेगा, हॉलस्टाइन, और ऑस्ट्रिया के अंदर शेल्सविक. ठीक है. गैंस्टेन एग्रीमेंट में क्या हुआ कि हॉलस्टाइन कौन रखेगा, प्रशिया, और शेल्सविक ऑस्ट्रिया. और शेल्सविक ऑस्ट्रिया. आफ्टर दिस एग्रीमेंट, Bismarck took the next step when he alienated Austria Austria
फ्रॉम इट्स अलाइज, ऑस्ट्रिया फ्रॉम इट्स अलाइज, क्योंकि ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर अ वॉर, है ना। अब ऑस्ट्रिया के जितने भी अलाइज थे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी किसकी, फ्रांस की, ठीक है, उन्होंने उसको उससे अलग कर दिया था। नेक्स्ट लाइन पे लिखो, एंड प्रोमिस्ड बिग गिफ्ट्स टू नेपोलियन थ्री, एंड प्रोमिस्ड बिग गिफ्ट्स टू नेपोलियन थ्री। हमें लगी बेटा बात यहां तक, कोई डाउट? ठीक है। अब ये आगे काम क्या करेगा, अब ये किसको प्रवोक करेगा, अब ये ऑस्ट्रिया को प्रवोक करेगा, तो ऑस्ट्रिया इसके ऊपर वॉर डिक्लेयर करेगा, ठीक है, अब ये प्रशिया लड़ाई जीत जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट या पैरा में लिखो, आफ्टर दिस, आफ्टर दिस ही प्रवोक्ड, ही प्रवोक्ड ऑस्ट्रिया when he breached Ganstein agreement, when he breached Ganstein agreement and leading to the next event, क्या होएगी, वॉर बिटवीन ऑस्ट्रिया और प्रशिया, leading to the next event, war between Austria and Prussia, and and this completed the first phase of German unification, and this completed the first phase of German unification। तो जो लड़ाई हुई थी वो कौन सी थी, बैटल ऑफ सदोवा। तो भाई ये दो लड़ाइयां याद रखना, यहाँ पे भी जो इटली की यूनिफिकेशन करेंगे वहां पे भी ये दोनों हो रही है, ठीक है। तो इन शॉर्ट इस हेल्प इसमें जो अपना इटालियन किंग था, उसने बिस्मार्क की हेल्प करी थी 1866, और गैंगस्टन एग्रीमेंट हुआ था अपना 1860। तो मतलब इतनी जल्दी चीजें नहीं हुई जितनी हम सोच रहे हैं, ठीक है, कि फटाफट से सारा कुछ हो गया था, तो इन सारी चीजों को टाइम लगा था। ठीक है, अब ये जो ऑस्ट्रिया की लड़ाई हुई है इसमें कौन आ गया था बीच में, इटली, ठीक है, किसकी साइड से आया, प्रशिया, ठीक है, क्योंकि बैटल ऑफ सदोवा हमको वहां भी देखने को मिलेगी, और यूनिफिकेशन ऑफ इटली और जर्मनी दोनों आपस में कंटेम्पररी है, ठीक है, एक ही टाइम पे दोनों की स्ट्रगल चल रही है, क्योंकि हमने कल देखा था कि भी पूरे यूरोप में माहौल बन गया था एक, है ना, लिबरलिज्म का, ठीक है, हर कोई डिमांड कर रहा था, ठीक है। तो अब द ओनली हर्डल इज लेफ्ट फ्रांस, ठीक है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड लिखो फ्रांस, यही हुई थी ना, इस वॉर को बोला जाता है नेपोलियन थ्री, नेपोलियन थ्री committed, Napoleon III committed the mistake, Napoleon III committed mistake of giving his demands, of giving his demands in writing to Bismarck,
in writing to Bismarck. Next point, showed Bismarck showed SHOWED these letters to Bismarck showed these letters to concerned parties in Europe, which irritated the European community, which irritated the European community, and Napoleon III was left out by his allies. And Napoleon III was left out by his allies. Next, Bismarck took advantage. Bismarck took advantage of the situation when he provoked Napoleon III. When he provoked Napoleon III on Benedict episode. On Benedict episode. ये तुमको जो मैंने कहानी बताई थी, फ्रेंच एम्बेसडर इन प्रशिया, ब्रैकेट में लिख लो, फ्रेंच एम्बेसडर इन प्रशिया. And finally, France was defeated. And finally, France was defeated in the Battle of Sedan. In the Battle of Sedan. And this completed the German unification. And this completed the German unification. Done? कोई डाउट? नीचे एक लाइन लिख लो. The achievement of Bismarck, the achievements of Bismarck in Europe never knew the real intention of Bismarck. Never knew the real intention of Bismarck. And when Europe understood it, German was a nation. And when Europe understood, German was a nation. Clear? हाँ, ये जो मैंने तुमको बताया था कि फ्रेंच एम्बेसडर जो प्रशिया में बैठे थे, इसने अफवाह फैला दी थी कि भाई उनको मार दिया गया है ना, दैट प्रोवोक्ड फ्रांस. तो नेपोलियन III ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, जिसको बोला जाता है बैटल ऑफ सेदान. ठीक है, अब इसमें भी अपनी इटली वाले पार्टिसिपेट करेंगे. ठीक है, ये दो बैटल ने दोनों याद रखनी है, सदोवा और सेदान. नेशनलिज्म बने देश में, ये वो जर्मन. अब देखो, ओल्ड ऑर्डर तो हमने पिछली क्लास में क्या देखा था, ओल्ड ऑर्डर तो अब एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता था, लिबरलिज्म हर जगह पे आ गया था.
ठीक है। अब यूरोप में, जैसे यूरोप पहले क्या था, जैसे हैब्सबर्ग एम्पायर की एग्जांपल ली थी हमने, है ना। बीच में पैच वर्क था, है ना। अपना बोहेमियन, सुडेंटनलैंड, ऑस्ट्रियो हंगरी, सारे अलग अलग तरह के लोग रह रहे थे, ठीक है। अब उनको अपनी एक खुद की आइडेंटिटी चाहिए थी, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, कि जर्मन पहले भी कोशिश कर चुकी थी यूनिफिकेशन की, है ना, विच वॉज फेल्ड, ठीक है, व्हेन प्रशियन किंग डिनाइड। क्लियर, ठीक है। तो थोड़ा सा अब इसका फैक्चुअल डाटा है, मैं स्क्रीन पे चलाऊंगा, उसको थोड़ा सा आप लिख लो, ज्यादा नहीं है, दो चार पॉइंट्स ही हैं बस। कॉन्फिडरेशन, हाँ। वो नेपोलियन एक तरह से इनको एक ब्लेसिंग दे के गया था, जितने भी लोग जर्मन बोलते थे उनको उसने इकट्ठा कर दिया था। हाँ, फ्रांस के अंदर नहीं बेटा, ये इसके अंदर, यूरोप के अंदर जो भी लोग जर्मन, क्योंकि तब तक तो था ही ना कोई अलग है या नहीं है। अब टोटल जर्मन की 300 स्टेट्स थी, जब मैं यूनिफिकेशन की बात कर रहे हैं। 300 था जो जर्मन का सारा एरिया था। हाँ, उसने इकट्ठा कर दिया था। तो हम लोग फ्रैंकफर्ट वाला तो लिख चुके हैं ना सारा। इसका वाईफाई नहीं चलता। लिख लो फिर। पहला पॉइंट लिखो। अंडरस्टूड है, लिख लो। प्रशिया टुक ऑन द लीडरशिप, प्रशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। ठीक है। और इसका आर्किटेक्ट कौन है, जर्मन की यूनिफिकेशन का? साथ में लिख लो, आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, ऑटोवन बिस्मार्क। 3 wars over 7 years completed जर्मन यूनिफिकेशन। ठीक है। तो अब राजा कौन था यहाँ का? केसर विलियम वन। राजा कौन था? केसर विलियम वन। साथ में लिख लेना, हॉल ऑफ मिरर इन द पैलेस ऑफ वर्सलीज। हॉल ऑफ मिरर इन द पैलेस ऑफ वर्सलीज।
1871। पैलेस ऑफ वर्सलीज 1871। ठीक है। तो ये क्या है कि भाई पैलेस ऑफ वर्सली सबको पता है। वहां पे क्या हुआ अपना, हॉल ऑफ मिरर, यानी कि जब भी हम किसको करते हैं सम्मानित, तो प्रोक्लेम्ड नेक्स्ट जर्मन एम्परर कौन बना अपना, केसर विलियम वन। लिख लो साथ में, प्रोक्लेम्ड, टू प्रोक्लेम जर्मन एम्पायर। क्लियर, कोई डाउट? ठीक है, तो इसमें बस यही याद रखना था कि पहले समय राजा कौन था, फ्रेडरिक विलियम। अब कौन है अपना, केसर विलियम। अब केसर विलियम है और उसका चांसलर कौन है, ऑटोवन बिस्मार्क। तो तीन लड़ाइयां लड़ी वही वाली अपनी, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस। कितने सालों में लड़ी, 10 सालों में। कंप्लीटेड जर्मन यूनिफिकेशन। क्लियर। नहीं ये पहले ही था, बट वो जर्मन का एम्पर वो प्रोक्लेम हो गया ना, क्योंकि प्रशिया का राजा था बेसिकली। वो तो पहले था ना बेटा, जो पहले वाले समय पे था, जिसने मना कर दिया था। उसके बाद इसने बोला था कि भाई मैं तुम्हारी यूनिफिकेशन करवाऊंगा, और इसको चिट्ठी लिखी थी बिस्मार्क ने कि भाई मैं आता हूँ, मैं कर दूंगा आके। दोनों बार प्रशिया ने ही इनिशिएटिव लिया। पहली बार प्रशिया ने मना कर दिया था, दूसरी बार उन्होंने बोला कि हम कर देंगे। ये बिस्मार्क नहीं बनेगा, यही बना था थोड़े टाइम के लिए। हाँ बेटा, उन्हें वो पर्सनल चीजें हैं उनकी, हम क्या बोलेंगे। तो भाई इटली की थोड़ी सी कहानी देखो। ठीक है, ऊपर कौन आ गया अपना, बेसिकली ये था सारा ऑस्ट्रिया, जहाँ पे लोम्बार्डी वो लिखा हुआ है। ये है अपना, ये वाला पोर्शन है अपना नॉर्थ, ये है अपना नेपल्स साउथ, और ये है पपल स्टेट्स आ गया अपना पोप। समझ लग गई बात। ये वाली चीज क्या है अपनी, नॉर्थ, और ये क्या है नीचे साउथ, ये पपल क्या है अपना सेंटर। ठीक है। तो यानी कि इटली बेसिकली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स। जो इटली था वो 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। ठीक है। तो नॉर्थ में कौन रूल कर रहा था, ऑस्ट्रियो हंगरी। नॉर्थ में कौन था, ऑस्ट्रिया। अभी ये जो ऑस्ट्रिया की हमने बैटल लड़ी जिसमें डिफीट करा, बैटल ऑफ सदोवा। ठीक है। यहाँ पे कौन रूल कर रहा था नॉर्थ में, ऑस्ट्रिया। और सेंटर में थे अपने पोप, सेंटर में थे अपने पोप। ठीक है। और नीचे कौन थे, नेपल्स। इनको क्या बोला जाता, लिखा नहीं हुआ। बेसिकली नेपल्स कौन थे, स्पेन। स्पेन की बारबन डायनेस्टी हुआ करती थी, वो लोग कहाँ पे रूल कर रहे थे, नीचे। ठीक है। तो जो इटालियन के खुद के रूलर्स रूल कर रहे थे, वो कौन सा रीजन था, पीडमोंट। वो कौन सा था, पीडमोंट, ये वाला। सरदानिया और पीडमोंट, यहाँ पे कौन रूल कर रहा था, इटालियंस खुद। समझ लग गई बात। तो बेसिकली जो इटली था यूनिफिकेशन के पहले कैसे था, सेंटर में है अपना पोप, ऊपर है अपना ऑस्ट्रिया, नीचे है अपने नेपल्स। ठीक है। और ये जो पिंक वाला रीजन है, यहाँ पे कौन रूल कर रहा है, खुद इटालियन प्रिंसेस। ठीक है, यहाँ पे कोई बाहर का बंदा रूल नहीं कर रहा, इटालियन प्रिंसेस खुद रूल कर रहे हैं। ठीक है। तो अब इसकी कहानी क्या है कि भाई, अब सारी जिम्मेवारी किसकी है, पीडमोंट की। ठीक है, क्योंकि वो रीजनल रूलर है, बाहर का तो नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले उसकी किसके साथ लड़ाई होगी, अब जैसे उसका आर्किटेक्ट कौन था अपना जर्मन यूनिफिकेशन का, इसका कौन है, केवर। कैवर कैवर बोला जाता है, कैवर कोवर जो मर्जी बोल दो, CAVOUR। ठीक है।
कैवर, इसका आर्किटेक्ट कौन है? केवर। ठीक है। तो भाई अब यहाँ का राजा, राजे का चांसलर कौन है? कैवर। अब ठीक है, अब यहाँ पे राजा कौन बैठा है? पीडमोंट। साथ में उसका कौन है? चांसलर। चांसलर का नाम क्या है? केवर। ठीक है। तो अब ड्यूटी किसकी है? केवर की। तो अब सबसे बड़ी हर्डल क्या थी इसकी? ऑस्ट्रिया। ठीक है, ये मैप थोड़ा सही नहीं है। ये ज्यादा पीछे हो गया। इसे से देख लो, बाकी तो बिल्कुल ही वैसे ही। ठीक है। तो अब सबसे बड़ी हर्डल क्या थी? ऑस्ट्रिया। अब एक चीज को ध्यान रखो कि इस जगह पे कौन है? फ्रांस। मैप में इस पॉइंट पे कौन है अपना? फ्रांस। ठीक है। तो भाई जो कैवर था वो फ्रांस की हेल्प मांगने के लिए गया। ठीक है। तो इनकी लड़ाई शुरू हुई। ठीक है। तो अभी किसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं? ऑस्ट्रिया के। इनकी जब लड़ाई शुरू हुई तो कुछ स्टेट्स को उन्होंने ऑक्युपाई कर लिया। अब ये जो था अपना फ्रांस, बीच में ही छोड़ के भाग गया। ठीक है। तो फ्रांस ने बोल दिया कि भाई अब मैं तुम्हारा और साथ नहीं दे सकता, क्योंकि उसको अपना खतरा हो गया। वो बोल दिया कि भाई अगर ये सारा रीजन इन्होंने ले लिया, ठीक है, कल को मेरे ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। ठीक है। तो नेपोलियन थ्री था, उसने दोबारा से बैक स्टेप कर दिया। ठीक है। तो बीच में छोड़ के चला गया। ठीक है। तो एक ना गैरीबल्डी, गैरीबल्डी एक पहले था कैवर, फिर आ रहा है अपना गैरीबल्डी। गैरीबल्डी को वहां का लोकल गुंडा बोला जाता है, जिसकी चलती नहीं होती एरिया में। ठीक है। तो उसके पास उसकी खुद की आर्मी हुआ करती है कि जिसको बोला जाता था रेड शर्ट्स। उसकी आर्मी को बोला जाता था रेड शर्ट्स। ठीक है। तो उसने क्या करा, उसने ये वाला नेपल्स वाला जो एरिया था सारा उसने एक्वायर कर लिया। नेपल्स वाला एरिया उसने दोबारा से एक्वायर कर लिया। ये जो अपने सेंटर में कौन है अपना? पोप। ठीक है। तो पोप के साथ इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया। ठीक है। तो वो इटली के अंदर ऑटोमेटिकली आ गए। अब साउथ भी आ गया, पोप भी आ गया। अब थोड़ा सा रीजन किसका बचा है? ऑस्ट्रिया का। अब भाई जो इटली का राजा है दोबारा से ऑस्ट्रिया के ऊपर अटैक कर देगा और वो जीत जाएगा, विच कंप्लीट्स दी यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इसमें सबसे जो समझने वाली बात क्या है, इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन। ठीक है। तो नॉर्थ साउथ सेंटर में कौन रूल कर रहा है? इसको तुम थोड़ा सा बना लो अपने पेज के ऊपर, और इस साइड पे तुम लिख देना फ्रांस। इधर कौन सा अपना? पीडमोंट के बिल्कुल साथ क्या है अपना? फ्रांस। ठीक है। तो इसमें तुमको तीन बंदे याद रखेंगे, कौन कौन से? पहला केवर, पहला कौन है? केवर। दूसरा मैजिनी, दूसरा कौन है? वो सीक्रेट सोसाइटी वाला। ठीक है। केवर, मैजिनी और गैरिबल्डी। केवर, मैजिनी और गैरिबल्डी। केवर ने सबसे पहले क्या करा? इसके ऊपर अटैक करा, ऑस्ट्रिया के ऊपर। और गैरिबल्डी ने नेपल्स के ऊपर। ठीक है। और मैजिनी ने यूथ को प्रवोक करा, जो हमने बनाया था ना यंग इटली और यंग यूरोप। यूथ को उसने प्रवोक करा फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ये फटाफट बना लो रफ सा कॉपी के ऊपर।
ठीक है। क्या कर रहे थे अब तक? बातें करे जा रहे हो फालतू में। तो अब 1848 कार्बोनरी। 1848 में क्या थी? कार्बोनरी। कार्बोनरी सोसाइटी थी। उसका मेंबर कौन था? मैजनी। उसका मेंबर कौन था? मैजनी, है ना। अब कार्बोनरी भी क्या काम कर रही थी? यूथ को इकट्ठा कर रही थी फॉर दी फाइनल रिवॉल्ट। ठीक है, कार्बोनरी भी क्या काम कर रही थी? यूथ को इकट्ठा कर रही थी, है ना। तो प्रीवियसली हमने क्या देखा था कि भाई एक रिवोल्ट होया अपना 1830, दूसरा होया 48, है ना। 1830 वाला हो गया था फेल, 48 वाला हो गया पास। ठीक है। सेम जर्मन के साथ भी वैसे ही हुआ, सेम इटली के साथ भी ऐसा ही हुआ। ठीक है। तो 48 में क्या थी अपनी? कार्बोनरी। ठीक है। उसके बाद दो बैटल्स हो रही हैं। 1866 कौन सी हुई थी? बैटल ऑफ सदोवा। बैटल ऑफ सदोवा किसके अगेंस्ट हुई थी? ऑस्ट्रिया के। अब फ्रांस, अब सॉरी, इटली का जो राजा था विक्टर इमैनुअल, है ना, इसने अब इटली को पूरा खत्म, सॉरी, ऑस्ट्रिया को पूरा खत्म कर दिया था। दूसरी बैटल कब हो रही है इनकी? 1870, बैटल ऑफ ये किसके अगेंस्ट हो रही है? फ्रांस। ठीक है, ये किसके अगेंस्ट हो रही है? फ्रांस। तो यहाँ पे नेपोलियन को हरा के विच कंप्लीट्स द इटालियन यूनिफिकेशन। ठीक है। तो दोबारा से एक चीज देखो स्टेप वाइज। सबसे पहले कौन आ रहा है अपना? कैवर। ठीक है। कैवर किसकी हेल्प ले रहा है? फ्रांस की। कैवर और फ्रांस इकट्ठे होकर किसके ऊपर अटैक कर रहे हैं? ऑस्ट्रिया के ऊपर। ठीक है। बट इसका कुछ रिजल्ट नहीं आता क्योंकि जो फ्रांस है वो बैक स्टेप कर जाता है। फ्रांस ने बैक स्टेप कर दिया। ठीक है। तो उसके बाद इनकी हेल्प करने के लिए कौन आता है? गैरिबल्डी। ठीक है। इसके पास इसकी अपनी खुद की क्या है? आर्मी। आर्मी को क्या बोला जाता है? रेड शर्ट्स। ठीक है। इसने क्या करा, जो भी साउथ वाली स्टेट्स थी उसके ऊपर इसने अपना कब्जा ले लिया। अब कहने को भाई ये ये भी बोल सकता था कि साउथ की स्टेट्स को मैंने कौन कर रहा है, मेरे को प्राइम मिनिस्टर बनाओ या मेरे को राजा बनाओ। नहीं बोला ना, कोई एथिक्स होते हैं कोई बंदे के। ठीक है। अब इसके बीच में कौन रोल प्ले कर रहा है अपना? जूसिपी मैजिनी। वो क्या थी अपनी? यंग इटली। ठीक है। उसके बाद जब साउथ इन्होंने कॉन्कर कर लिया, उसके बाद जो विक्टर इमैनुअल आ गया अपना, विक्टर इमैनुअल उसने किसके ऊपर अटैक करा? ऑस्ट्रिया के ऊपर। 1866 बैटल ऑफ सदोवा। उसके बाद किसके ऊपर करा? फ्रांस। 1870 बैटल ऑफ सेदान, विच कंप्लीट्स द इटालियन यूनिफिकेशन। अगर अब थोड़ा लिखवा तो मैं रहा हूं लाइन में, अगर थोड़ा सा अपने आप बना के देखो तुमको आइडिया हो जाएगा। इसमें कुछ खास इवेंट्स तो है नहीं, है ना। पहली फ्रांस की हेल्प लेके ऑस्ट्रिया के ऊपर अटैक कर रहा है, वो सक्सेसफुल नहीं रहा, बट कुछ टेरिटरीज इन्होंने कॉन्कर कर ली थी। फिर गैरीबल्डी आ रहा है। ठीक है। फिर अपना मैजिनी बीच में आ रहा है प्रवोक करने के लिए। फिर फाइनली विक्टर इमैनुअल ऑस्ट्रिया को और फ्रांस को बाहर कर रहा है।
सेम कंटेम्पररी चल रही हैं दोनों। हाँ, 70 में ये भी खत्म हो रही है। केवल तू सोई जा पीछे बैठी। अब यूरोप में लिबरलिज्म आ गया, देश बनने स्टार्ट हो गए, देशों की इंडस्ट्री लग गई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमने कर लिया। तो अब नेक्स्ट इवेंट क्या होगा अपना? वर्ल्ड वॉर। हाँ, वो आगे कंटिन्यू करेंगे, इसी में करेंगे, नेक्स्ट इवेंट वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएंगे। ठीक है, चलो लिखे। पहला लिखो। इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। इटालियंस कौन से इन पे रूल कर रहे थे सिर्फ? सरदानिया पीडमोंट। सरदानिया पीडमोंट वॉज रूल्ड बाय इटालियन प्रिंसली स्टेट्स। नॉर्थ किसके अंडर था? नॉर्थ किसके अंडर था? ऑस्ट्रिया। सेंटर पे कौन रूल कर रहा था? सेंटर में कौन था अपना? पोप। साउथ, बॉर्बन किंग ऑफ स्पेन। बॉर्बन किंग ऑफ स्पेन। ये सब, ये बेसिक है, समझ आ गया? ठीक है। उसके बाद एक चीज लिखना इसके बारे में। मैजनी को बोला जाता है हार्ट ऑफ यूनिफिकेशन। रियल स्पिरिचुअल फोर्स। रियल स्पिरिचुअल फोर्स कॉल्ड प्रॉफिट ऑफ इटली। कॉल्ड प्रॉफिट ऑफ इटली। फेवर्ड फेवर्ड रिपब्लिक। फेवर्ड रिपब्लिक। और इसकी मेन अचीवमेंट क्या थी? यंग इटली मूवमेंट। यंग इटली मूवमेंट। फेवर्ड रिपब्लिक। और क्या थी? यंग इटली मूवमेंट। डन।
यंग इटली मूवमेंट। आगे लिखो। चीफ मिनिस्टर केवर, चीफ मिनिस्टर केवर या चांसलर लिख लो। लेड द मूवमेंट। लेट द मूवमेंट, यूनिफिक मूवमेंट किसकी बात कर रहे हैं हम? यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ठीक है, ये इसको आगे लेके गया। ठीक है, और दूसरा उसके बाद इसने क्या करा था? अलायंस विद फ्रांस एंड अटैक्ड ऑस्ट्रिया इन 1859। देख लिया? ठीक है, अब इसकी हेल्प किसने करी थी बाद में? हम्म, गैरिबल्डी, नीचे लिखो, गैरिबल्डी। ठीक है, बेसिकली इन 1833 गैरिबल्डी ज्वाइंड यंग इटली मूवमेंट, यानी कि मैजनी का ये दोस्त था पहले से ही। और इसी के साथ नीचे एक लाइन लिखो, इन 1860 ही लेड, इन 1860 ही लेड द फेमस एक्सपीडिशन ऑफ, द फेमस एक्सपीडिशन ऑफ साउथ इटली, साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ टू सिसलीज एंड द किंगडम ऑफ टू सिसलीज विद हिज रेड शर्ट आर्मी, विद हिज रेड शर्ट आर्मी। और अपना सेंटर वाला कौन सी थी? पपल स्टेट्स थी, पोप थी। इसने उसके ऊपर भी दावा बोला था एक बार, बट वो बाद में एग्री कर गए थे। लिख लो लाइन, वो भी लिख लो। इन 1867, साथ लिख लो। चौथा बना लो। वैसे इसके साथ लिख लो, थोड़ा बेटर रहेगा। इन 1867 ही लेड द आर्मी, ही लेड द आर्मी टू रोम टू फाइट फॉर पपल स्टेट्स। बट इन 1870, बट इन 1870 पपल स्टेट्स वर फाइनली ज्वाइंट इटली। डन। ठीक है, तो इसके बाद फाइनल अपनी दो लड़ाइयां हो रही हैं। कौन कौन सी? आगे लास्ट वर्ड बना के लिख लो। विक्टर इमेनुअल टू, विक्टर, विक,
विक्टर इमैनुअल टू कंप्लीटेड द यूनिफिकेशन। तो दो लड़ाइयां कौन कौन सी थी? बैटल ऑफ सदोवा एंड बैटल ऑफ 1870 66 which completed the Italian unification, which completed the Italian unification. डन। अभी 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 कुछ बचा तो नहीं। एक क्वेश्चन लिखो, हाउ नेपोलियन वॉज हाउ नेपोलियन वॉज रिस्पॉन्सिबल हाउ नेपोलियन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी, फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी। दूसरा लिखो, डिस्क्राइब द डिफरेंशिएट बिटवीन द डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन, यानी कि जर्मनी और इटली का। कुछ बोल। हाँ, तुम लोगों ने फ्रेंच वाले क्वेश्चन में लिखे ना अभी, फ्रेंच रेवोल्यूशन के दो लिखे हैं, दो। चेक हो गए थे? एक लिख लो बस, डिस्क्राइब द लीगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, डिस्क्राइब द लीगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन फॉर द पीपल ऑफ वर्ल्ड, फॉर द पीपल ऑफ वर्ल्ड ड्यूरिंग नाइन पीपल ऑफ वर्ल्ड ड्यूरिंग 19th एंड 20th सेंचुरी, 90th एंड 20th सेंचुरी। तो अपना ये 150 वर्ड्स का है लास्ट वाला, ऊपर वाले तो 250 के हैं। ठीक है, तो आज वाले में कोई डाउट दोनों यूनिफिकेशन में? सबको क्लियर? चलो कल स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से, ठीक है। डिफरेंस बताने की दोनों में क्या होगा, प्रोसेस का बेसिकली आएगा।